अब बात ये आती है कि जो पादप हैं इन पादपों में, या हम कहें जंतु जो है, तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। किन किन चीज़ों की? एक तो भोजन, जल और उसके बाद श्वसन। यानी कि अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें तीन क्रियाएं पाई जाती हैं। एक तो भोजन का अंतर्ग्रहण, जल का अंतर्ग्रहण, और उसके पश्चात जो भोजन और जल जो प्राप्त किया है उसका उपापचयी क्रियाओं द्वारा सरल अणुओं में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन। तो ये जो तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, या ये तीन मूलभूत जो प्रक्रियाएं हैं, ये श्वसन, भोजन और जल जो कि ग्रहण किए जाते हैं मनुष्य के शरीर के द्वारा या पादप के शरीर के द्वारा, किसी भी जंतु के शरीर के द्वारा, ये भोजन और जल को सरल अणुओं में यदि तोड़ा जाए, और देखिए यह बात कर लें, भोजन और जल को हम मान लें क्या? जटिल अणु। इनको सरल अणुओं में तोड़ा गया और इस दौरान इसमें से निकली क्या? ऊर्जा। यह ऊर्जा विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को पूर्ण करने में काम आती है। तो इस प्रकार जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। तो ये जो तीन प्रक्रियाएं हैं, भोजन और जल का अंतर्ग्रहण और उसके बाद श्वसन, इस बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। हाँ बताइए। देखिए, जल जो है इसके साथ साथ खनिज लवण भी आते हैं। क्या? खनिज लवण। तो खनिज लवणों का जब अंतर्ग्रहण होता है और वो जब श्वसन में काम आते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जटिलता आई है। जल एक जटिल अणु नहीं है। जल लेकिन भोजन के साथ सम्मिलित होकर हम एक संपूर्ण बात कर रहे हैं कि जो ग्रहण किया जाता है, जिसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त होगी। ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? जिस भी अणु से प्राप्त होती है, वो अणु क्या होगा? उसका अंतर्ग्रहण होगा, और वो अंतर्ग्रहण करने के बाद पश्चात उसका श्वसन होगा। श्वसन अर्थात सरल अणुओं में उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे भोजन और जल की। देखिए, इसको थोड़ा अलग हटकर हम एक चीज़ और देख लें। सरल अणु और जटिल अणु जो है, ये किसी भी जीव के द्वारा ग्रहण किए जाए और उनको फिर उपयोग में लाया जाए। यही बात की हमने अभी। अब यदि हम एक कोशिकीय जीव की बात करें और दूसरी तरफ हम बहुकोशिकीय जीव की बात करें। एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका का बना होगा, ठीक है, और बहुकोशिकीय जीव अनेक कोशिकाओं का बना होगा। ये मान लीजिए कोई ऊतक है जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एक कोशिकीय जीव है, यह चारों तरफ से वातावरण के संपर्क में है या नहीं? चारों तरफ से इसकी जो सतह है वातावरण के संपर्क में है। जबकि बहुकोशिकीय जीव की जो बाहरी कोशिकाएं हैं, केवल यही वातावरण के संपर्क में है, और मध्य की कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं है। ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव जो भोजन और जल का ग्रहण करते हैं अपने शरीर में, या कहें कि उस कोशिका में जल और भोजन का अंतर्ग्रहण आसानी से हो जाता है। कैसे हो जाता है? आसानी से, वातावरण से आसानी से ये अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। कैसे करते हैं, अभी इस बारे में बात करेंगे। लेकिन बहुकोशिकीय जो जीव हैं, उनके पूरे के पूरा जो अंग होते हैं, पूरा शरीर होता है, वह वातावरण के संपर्क में नहीं होता है। तो क्या होगा? उनके लिए अन्य प्रक्रियाएं होंगी। क्लियर? तो हमारा जो टॉपिक है वो है पादपों में जल अवशोषण। पादपों में जल अवशोषण को हम यहाँ देखेंगे कि किस किस प्रकार से जल का अवशोषण किया जाता है। एक जो जड़, तना और पत्ती, ये मान लो पत्ती है, ये जड़ है और ये तना है। जड़ से होता हुआ जल तने में और पत्ती तक कैसे पहुंचता है, इस बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। कुछ पूछना? हाँ, ये तो बात हम बाद में करेंगे ना, पहले हम बात कर लें। जाइलम के द्वारा ही होता है, ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, पहले उसके बेसिक पढ़ लें, फंडामेंटल। ठीक है। तो यहाँ आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं। यहाँ स्क्रीन में हम देख रहे हैं कि जो पादप है, इसमें दो चीज़ें
मुख्य रूप से आ रही हैं और जा रही है। नीचे से देखिए आप, नीचे आप देखेंगे, जड़ की तरफ देखेंगे तो खनिज और जल, कौन कौन सी चीजें हैं? खनिज और जल, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, नीले रंग से आप देख रहे हैं, और फिर ये जल वाष्पित होकर बाहर वातावरण में चला जाता है। ठीक है, इस पादप द्वारा, ये जो पादप है, हम जानते हैं कि किसका संश्लेषण करते हैं? ये भोजन का संश्लेषण करते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? पादपों पर, क्योंकि पादप भोजन बनाते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। ये देखिए प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, ये प्रकाश आएगा यहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या बना? शर्करा बनी। यह शर्करा जो पत्तियों के द्वारा बनती है, पत्तियों के द्वारा ही क्यों बनती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल अणु पाया जाता है, पर्णहरित अणु पाया जाता है। तो यहाँ पर यह शर्करा बनाएगा, और यह शर्करा फिर पत्तियों से होते हुए पूरे शरीर को प्रवाहित हो जाती है। शरीर मतलब पत्तियों को भी, टहनियों को भी, और तने को और जड़ को भी। समझ आ रही बात? यह जो है शर्करा यहाँ पर आकर जटिल अणु जो है, शर्करा क्या हो गई? जटिल अणु, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, यह टूटकर सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाती है। और इस दौरान क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। इसको हम क्या कहते हैं? श्वसन। और बाकी जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा क्या काम आती है? उपापचयी क्रियाओं में। इतनी बात समझ आ गई? तो ये जो जल का जो परिवहन हो रहा है जड़ से लेकर, ये जल कहाँ है? भूमि के अंदर। भूमि से जड़ की कोशिकाओं तक जाना पहले तो, और फिर प्रत्येक कोशिका दर होता हुआ, अनेक ऊतकों से होता हुआ ऊपर की ओर वाष्पित होना। इस बारे में हमको अध्ययन करना है। अब इसके लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं उत्तरदायी होती है, इसके बारे में हम बात कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन। ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि जल का जड़ से होते हुए पत्तियों तक पहुंचना, और फिर बनी हुई शर्करा या भोजन का संपूर्ण शरीर में स्थानांतरण होना, ये सभी क्या कहलाता है? परिवहन। अर्थात अणुओं का एक कोशिका से दूसरी कोशिका अथवा वातावरण से कोशिका में पहुंचना क्या कहलाता है? परिवहन। परिवहन बेटा दो प्रकार का होता है। निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन, दोनों में बेसिक अंतर क्या है? हाँ बोलो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूछा नहीं ना मैंने, अभी बात करते हैं इस बारे में आगे। ठीक है, जब मैं पूछूंगा तो बताना। ठीक है, तो परिवहन जो है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन। बेसिक जो इनमें अंतर है, हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और सक्रिय में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और निष्क्रिय में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अब निष्क्रिय जो परिवहन है, इसको हम दूसरे भागों में बांट लेते हैं। पहले हम निष्क्रिय ही पढ़ लेते हैं। निष्क्रिय परिवहन पहला हम पढ़ेंगे विसरण। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम सुगम विसरण। ये दो प्रकार के हम निष्क्रिय प्रकार के परिवहन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें विसरण की। ठीक है, मान लीजिए ये दो कमरे हैं, ये कमरा नंबर 1, ये कमरा नंबर 2। इन दोनों के मध्य जो दीवार है, इसमें एक छिद्र है। ये कैसे? ये क्या है? एक छिद्र है, काफ़ी बड़ा छिद्र है। जैसे कि मान लो दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा खुला है, और यहाँ पर 1 नंबर जो दरवाज़ा है, यहाँ पर
काली रंग की कुछ गेंदें रखी हुई हैं, और 2 नंबर दरवाजे में नीले रंग की कुछ गेंदें रखी हुई हैं। ठीक है, अब मान लो मैं इनमें मोटर लगा देता हूँ, अंदर सभी गेंदों में क्या लगा देता हूँ, मोटर लगा देता हूँ। तो मोटर लगने से क्या होंगी, ये उछलती रहेंगी पूरे कमरे में, ये उछलती रहेंगी, और ये ब्लैक वाली भी जो है काले रंग की, ये भी उछलती रहेंगी। यानी कि दोनों अब उछल रही हैं, तो क्या होगा, ये प्रायिकता होगी कि दरवाजे या छिद्र के अंदर से बाहर आर पार जा सके गेंद, चली जाएगी। भाई आपस में उछल रही हैं ये, तो क्या होगा, आएंगी जाएंगी। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होगा कि कुछ गेंदें तो यहाँ पर नीली आ जाएंगी और कुछ गेंदें यहाँ पर काली आ जाएंगी। ठीक है, तो नीली जो गेंदें गई यहाँ पर कितनी गई, 3 गई, 3 हटा दें यहाँ से, क्योंकि वो तो यहाँ गई, और यहाँ पर कितनी आ गई, 4 काली रंग की। तो ये 4 हटके कहाँ गई, 2 नंबर कमरे में। ये बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, कुछ समय पश्चात जो नीले रंग की जो गेंदें हैं उनकी जो संख्या है वो बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बराबर। इसी प्रकार काले रंग की जो गेंदें हैं इनकी संख्या भी बराबर हो जाएगी। किस किस में, 1 नंबर कमरे में और 2 नंबर कमरे में। मान लो काले रंग की हैं 4, तो यहाँ भी कितनी हो जाएंगी, 4, और नीले रंग की मान लो यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएंगी, 1 और बना देते हैं। तो यह स्थिति कहलाती है साम्यावस्था। क्या कहलाती है, साम्यावस्था। एक स्थिति अब यहां पर आप देख रहे हैं, काले रंग की गेंदें कितनी है यहाँ पर, 2, 4 और 6, और यहाँ पर कितनी है, 2 नंबर कमरे में 4। तो यहाँ पर जो गेंदें हैं इनकी यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा हो गई, अर्थात इनकी संख्या ज़्यादा हो गई। तो संख्या अधिक होने को हम क्या कहेंगे, उच्च सांद्रता। क्या कहेंगे, उच्च सांद्रता। और यहाँ पर क्या है, काले रंग की गेंदें कम है, इनकी संख्या कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बात समझ में आई। यानी कि अगर संख्या में अणु या गेंदें कम हैं तो वह क्या कहलाएगी, निम्न सांद्रता, और संख्या में यदि अणु या गेंदें अधिक हैं तो वह क्या कहलाएगी, उच्च सांद्रता। ठीक है, उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता। अब साम्यावस्था कब आएगी, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, यही बात होगी। यानी कि अब जो काली गेंदें हैं किस ओर जाएंगी, यहाँ पर उच्च सांद्रता है, संख्या में ज़्यादा है, यहाँ पर संख्या कम है, तो ये कहाँ जाएंगी, 2 नंबर कमरे में। यानी कि परिवहन किस ओर होगा, उच्च सांद्रता से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो बेटा विसरण क्या हुआ, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का परिवहन क्या कहलाता है, विसरण। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यदि अणुओं का परिवहन होता है तो वह कहलाता है विसरण। पादपों में जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, मृदा जल से कोशिका में, जो मृदा है, मृदा में क्या है, जल है, और ये जो जड़ की कोशिका है इसमें जो जल का जो गमन होगा वो विसरण अथवा परासरण के द्वारा होता है। अब विसरण द्वारा कब होता है, परासरण के द्वारा कब होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पत्ती है, पत्ती की कोशिका से वातावरण में जल का प्रवाह वो भी किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा।
तो विसरण एक महत्वपूर्ण क्रिया है किसमें, पादपों में जल के परिवहन हेतु। ये बात समझ में आई। इसमें देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, एक और दूसरे उदाहरण से हम देख लेते हैं। इसमें मान लीजिए ये कोई एक बॉक्स है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें हमने कोई रंग की एक बूंद डाल दी, कोई भी रंग डाल दिया, या फिर स्याही डाल दी, हमने लाल रंग की स्याही डाल दी, तो क्या होगा, यहाँ पर तो इस जगह पर इसकी सांद्रता उच्च हो जाएगी क्योंकि लाल रंग के अणु यहाँ पर बहुत अधिक है, जबकि यहाँ पर क्या है, जल के अणु है। तो अब ये क्या होगा, इसकी सांद्रता उच्च है तो ये निम्न की ओर जाएंगे। हमने कहा कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का परिवहन विसरण कहलाता है। तो यहाँ पर ये देखिए जो स्याही है वह अब छिद्रित हो जाएगी और पूरे जल में वितरित हो जाएगी। अब यहाँ पर आप तीसरी जो स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर जो लाल रंग के अणु हैं सभी समान रूप से पूरे बॉक्स में फैले हुए हैं। इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का गमन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ये बात समझ में आई। देखिए अब जो विसरण है यह एक प्रकार के दाब से चालित होता है। वह दाब है विसरण दाब। वह दाब कौन सा है, अब विसरण दाब क्या है, अणु जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं तो इस ओर जो दाब लगता है वह कहलाता है विसरण दाब। अर्थात ऐसा दाब जो अणुओं को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ले जाता हो क्या कहलाएगा, विसरण दाब। इतनी बात समझ आ गई। तो हम ये जानते हैं विसरण और विसरण दाब के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। अब हम आगे बढ़े। देखिए विसरण जो है यह प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर करती है, यह हम देख लें। नंबर 1 घनत्व। घनत्व से हमारा तात्पर्य है अणुओं का बड़ा या छोटा होना। इससे तात्पर्य है अणुओं का बड़ा या छोटा होना। देखिए हम यहां पर बात करें ठोस, द्रव, और गैस। हम सभी जानते हैं कि ठोस के जो अणु होते हैं वो बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि गैस के अणु छोटे होते हैं और एक दूसरे से फैले हुए रहते हैं, यानी कि उनके मध्य आकर्षण कम होता है। जबकि जो द्रव होता है उसके अणु तुलनात्मक रूप से ठोस से छोटे होते हैं और गैस से बड़े होते हैं। तथा इनमें कमजोर प्रकार का आकर्षण पाया जाता है। इनके मध्य आपस में कैसा पाया जाता है, कमजोर प्रकार का आकर्षण पाया जाता है, जिसे हम वीक बॉन्डिंग कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें यदि अणुओं का आकार बड़ा है, यदि अणुओं का आकार बड़ा है, मान लीजिए मैंने एक बीकर में पत्थर रख दिए, क्या रख दिए, पत्थर रख दिए, तो ये जो पत्थर हैं क्या एक दूसरे से अलग हो पाएंगे इस बीकर में, वो तो एक ही जगह रहेंगे। मान लीजिए पानी का बहाव ज़्यादा है तब जाकर वो अलग अलग होंगे। और यदि द्रव डाल दिया, यहाँ पानी है, इसमें मैंने शरबत डाल दिया, तो क्या होगा, घुल जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अणु बड़े हैं वो देर से विस्तृत होते हैं, जबकि जो अणु जो छोटे हैं वे और भी जल्दी विस्तृत होते हैं, और जो गैस के अणु सबसे छोटे होते हैं वो सबसे जल्दी विस्तृत हो जाते हैं। हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, सेंट लगाते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाता है, क्यों, क्योंकि वो गैस है। तो गैस के अणु पूरे कमरे में जल्दी से
फैल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अणु है उनके घनत्व पर विसरण की दर निर्भर करती है, अर्थात अणुओं का बड़ा होना छोटा होना विसरण की दर को प्रभावित करता है। यदि अणु बड़े हैं तो विसरण की दर कम होगी, और यदि अणु छोटे हैं तो विसरण की दर अधिक होगी। नंबर 2, तापक्रम। विसरण की दर तापक्रम के समानुपाती होती है, अर्थात तापक्रम बढ़ेगा तो विसरण की दर अधिक होगी, और यदि तापक्रम कम होगा तो विसरण की दर कम होगी। ठीक है, तो विसरण क्या है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का परिवहन विसरण कहलाता है, और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो अणुओं का दाब होता है वह विसरण दाब कहलाता है। विसरण घनत्व तथा तापक्रम पर निर्भर करता है। ये बात समझ में आई? आगे चलें तो हम निष्क्रिय प्रकार का परिवहन पढ़ रहे थे हम। इसमें सबसे पहला था विसरण। अब नंबर 2 क्या होगा? सुगम विसरण। सुगम विसरण में सिर्फ जो विसरण है इसके आगे हमने क्या शब्द लगा दिया? सुगम, अर्थात अणु अब भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे। अब भी कहाँ जाएंगे? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे, और चूंकि यह निष्क्रिय प्रकार का परिवहन है तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु विसरण और सुगम विसरण में अंतर क्या है कि जो विसरण होगा वह वाहकों द्वारा सुगम बनाया जाता है। किसके द्वारा सुगम बनाया जाता है? वाहकों के द्वारा। अब वाहक क्या होते हैं? देखिए, मैंने आप लोगों से बताया कि जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अणुओं का परिवहन किस प्रकार हो रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ये जो अणुओं का प्रवाह है ये अभी हम विसरण के द्वारा समझ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो कोशिका है, पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति, और उसके नीचे पाई जाती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, और ऊपर की ओर यह जो लक्षण है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब एक कोशिका झिल्ली से दूसरी कोशिका झिल्ली तक जल के अणुओं का परिवहन यदि किसी वाहक द्वारा किया जाता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, तो वह कहलाता है सुगम विसरण। ठीक है, इस स्लाइड में देखेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर देखिए, विसरण के बारे में हमने बात की थी। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। ये देखिए कोशिका झिल्ली, और यहाँ पर ये जल के अणु है, यहाँ पर भी जल के अणु। ये जो जल के अणु हैं झिल्ली से बाहर की ओर जा रहे हैं। अब ये जो जल के अणु यदि इस वाहक के द्वारा जाएं, कोई एक वाहक के द्वारा जाएं, तो वह क्या कहलाएगा? सुगम विसरण। सिर्फ इसमें वाहक की उपस्थिति आ जाती है। अब बात ये आती है कि हम वाहक का उपयोग क्यों करें, जबकि अणु तो वैसे भी जा रहे हैं और वैसे भी जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बात ये होती है कि अध्रुवीय अणु, कैसे अणु? अध्रुवीय अणु आसानी से नहीं जा पाते, तो उनके लिए वाहक जो होते हैं
झिल्ली में पाए जाते हैं और इन झिल्ली के द्वारा जल के अणु एक साथ इकट्ठे रूप में मतलब एक से अधिक अणुओं के रूप में एक साथ आते जाते हैं। इसको हम बोलते हैं बल्क फ्लो। ठीक है, एक साथ इसका प्रवाह होता है, जल का प्रवाह होता है। किसके द्वारा? वाहक के द्वारा। तो यदि वाहकों के द्वारा जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है तो वह क्या कहलाएगा? सुगम विसरण। समझ आई बात? जल के विसरण के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के वाहक पाए जाते हैं। किसके लिए? जल विसरण हेतु जो विशिष्ट वाहक पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं जलपोरीन। क्या बोलेंगे? जलपोरीन। ऐसे वाहक जो कि जल के अणुओं के परिवहन को सुगम बनाते हैं जलपोरीन कहलाते हैं। यह याद रहे कि विसरण और सुगम विसरण दोनों में ही ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं होता है तथा दोनों में ही अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सक्रिय परिवहन की। सक्रिय परिवहन, देखिए सक्रिय परिवहन क्या होता है? इसमें अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। अब चूंकि यहां पर जो दाब विसरण के फलस्वरूप उत्पन्न हो रहा था अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, वह दाब यहां पर नहीं पाया जाता। तो उस दाब को उत्पन्न करने के लिए यहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है ऊर्जा की। और जैविक ऊर्जा रूप कौन सा होता है? एटीपी। तो एटीपी का उपयोग कर यदि अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर परिवहन करते हैं तो वह परिवहन कहलाता है सक्रिय प्रकार का परिवहन। जो सक्रिय परिवहन है यह कुछ चैनल्स के द्वारा छिद्र या चैनल के द्वारा परिवहन होता है। कौन सा? सक्रिय परिवहन। कैसे होगा? मान लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहां पर देखिए आप, ये मैंने बताया आपको छिद्र या चैनल, ये वाहक के रूप में ही पाए जाते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें खांच होती है। क्या है? खांच। इस खांच, यहां पर आप देख रहे हैं अणु ऊपर की ओर ज़्यादा है, यानी कि सांद्रता कहाँ है? बाहर की ओर ज़्यादा है सांद्रता, और नीचे की ओर सांद्रता कम है क्योंकि अणु यहाँ पर कम पाए जा रहे हैं। तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणुओं को किस प्रकार इनका परिवहन किया जाए, इसके लिए ये वाहक हैं। ये जो वाहक हैं इनको चैनल भी बोलते हैं। ये वाहक इस खांच में आकर फिट हो जाते हैं। खांच देख रहे हैं आप? इस वाहक में खांच पाई जाती है, यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। आ गया, फिट हो गया। अब इसको बाहर जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कौन सी है? एटीपी। एटीपी टूटकर एडीपी और फास्फेट में बदल जाएगी। इसमें बदल जाएगी एडीपी और फास्फेट। यह फास्फेट अणु इस वाहक के साथ जुड़ जाएगा। वाहक के साथ जुड़ने पर यह वाहक सक्रिय हो जाता है, अर्थात इसको ऊर्जा मिल जाती है। अब क्या हो गया? सक्रिय हो गया। तो सक्रिय होने पर यह दूसरी ओर से खुल जाता है और अणु बाहर चला जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर ऊर्जा के साथ यदि अणुओं का परिवहन होता है तो वह क्या कहलाएगा? सक्रिय प्रकार का परिवहन। अब यदि परिवहन एक ही तरफ से हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पर देखा एक ही अणु जा रहा है, एक अणु गया, तो वह क्या कहलाएगा? यूनिपोर्ट प्रकार का सक्रिय परिवहन। इस प्रकार का
यूनिपोर्ट प्रकार का। यदि दो अणु साथ साथ जाएं एक ही दिशा में, कैसे, इधर बोर्ड पर देखते हैं। यहां पर मान लीजिए ये दोनों अणु जा रहे हैं निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की, ये गया और ये वाला भी गया, तो यह कहलाएगा सिम्पोर्ट। जबकि यूनिपोर्ट में क्या था, एक ही अणु एक ही दिशा में जा रहा था, इसको हमने बोला यूनिपोर्ट। अब यदि यही अवस्था जिसमें कि एक अणु तो जा रहा है बाहर की ओर, एक अणु जा रहा है अंदर की, अर्थात विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यह स्थिति कहलाएगी एंटीपोर्ट। तो सक्रिय परिवहन तीन प्रकार का बताया मैंने, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट प्रकार का। यदि अणु एक ही अणु एक दिशा में जाता है तो यूनिपोर्ट, दो अणु एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सिम्पोर्ट, और दो अणु यदि विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं तो वह एंटीपोर्ट। हाँ हाँ, देखो ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। मान लीजिए ये कोशिका कला है, कोशिका झिल्ली है, और यहां पर ये वाहक है। यहां पर क्या है, वाहक है। यहां पर है ग्लूकोज के अणु, किसके अणु, या फिर हम कहें शर्करा के अणु। क्या बनती है यहां पर पादप में, शर्करा बनती है। शर्करा के अणु बाहर हैं और ये अंदर की स्थिति हो गई, और यहां पर है जल के अणु। मान लीजिए जल के अणुओं को मैं नीले रंग से और शर्करा के अणुओं को काले रंग से निरूपित करता हूं। यहां पर शर्करा के अणु मान लीजिए कम है, अर्थात यहां पर कैसी सांद्रता है इसकी, निम्न सांद्रता है, और यहां पर हो गई 4 अणु है तो उच्च सांद्रता है। यहां पर जल के अणु निम्न सांद्रता में है और यहां पर जल के अणु उच्च सांद्रता में है, अर्थात जल के अणु ऊपर की ओर ज्यादा है। अब यदि कोशिका को उपापचयी क्रियाओं के दौरान यह आवश्यकता पड़ी कि जल के अणु तो जाए बाहर और शर्करा के अणु आए अंदर, तो इस स्थिति में क्या होगा, शर्करा के अणु जो है ये तो इसी यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है, और जल के अणु भी साथ में दूसरे पर यहाँ जुड़ जाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। मान लीजिए ये शर्करा का अणु है और ये जल का अणु है, इसको विपरीत कर देते हैं। यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है, जल के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएंगे और शर्करा के अणु भी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएंगे। दोनों का यदि एक साथ परिवहन होना है और सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होना है तो क्या होगा, एंटीपोर्ट काम में आएगा। ठीक है, जल के अणु भी परिवहन करना है और शर्करा के अणु भी, उनका भी परिवहन करना है। ठीक है, समझ आई बात सबको, नहीं आई बात समझ, चलो कोई नहीं। मान लीजिए ये जो कोशिका है इसमें दोनों प्रकार के अणुओं को एक साथ परिवहन करना है। यहाँ पर शर्करा क्या है, हमेशा बनती रहती है। दिन के समय क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा तो पादपों में शर्करा हमेशा बनती रहेगी, और जल उसकी मूलभूत आवश्यकता है। जड़ के द्वारा जल
क्या होगा, अवशोषित होता रहेगा। जो पहली प्रकार की स्लाइड थी, पहली जो स्लाइड थी, एक मिनट, पहली स्लाइड, यहाँ पर आप देखें जल जा रहा है ऊपर की ओर और शर्करा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। शर्करा की सांद्रता कहाँ ज़्यादा है, ऊपर, और जल की सांद्रता कहाँ ज़्यादा है, नीचे, तो विपरीत दिशा में गमन होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक कोशिका है और वह कोशिका को मैंने यहाँ पर निरूपित किया, उसकी झिल्ली को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, शर्करा तो ऊपर से नीचे आएगी और जल नीचे से ऊपर आएगा, दोनों ही काम एक साथ होने हैं। तो उसमें कौन सा परिवहन काम आएगा, एंटीपोड प्रकार का सक्रिय परिवहन। समझ में आई बात? तो ये जो मैंने आपको 3 चीजें बताई, कौन कौन सी, विसरण, सुगम विसरण और सक्रिय परिवहन। सुगम और विसरण, सुगम विसरण और विसरण कैसे होंगे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। सक्रिय परिवहन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। ऊर्जा का उपयोग किसमें होगा, सक्रिय परिवहन में। तो देखते हैं इन तीनों को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें। स्टार्ट करो। देखिए ये कोई एक कोशिका है, इस कोशिका में से ये उसकी कोशिका झिल्ली है, बहुत बढ़िया, ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली वसा के अणुओं और प्रोटीन से निर्मित होती है। अब यहाँ पर विसरण किस प्रकार होगा यह हम देख लेते हैं। देखिए ये देखिए, अब ये जो अणु है अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर कैसे जाएंगे, ये देखिए ये जा रहा है, पॉज। तो अब ये जो अणु है पहले यहाँ पर आएगा, उसके बाद नीचे की ओर जाएगा। यहाँ पर सांद्रता कहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको, ऊपर की ओर। तो अणुओं की सांद्रता ऊपर की ओर होने की वजह से वे ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो ये अणु आ रहा है नीचे, ले, तो ये नीचे अणु आ गए। तो यह जो प्रक्रिया है अणुओं के ऊपर नीचे आने जाने की तब तक चलती रहेगी जब तक कि साम्यावस्था स्थापित ना हो जाए। साम्यावस्था से हमारा तात्पर्य है कि अणुओं की सांद्रता ऊपर और नीचे, अंदर और बाहर समान हो जाए, अर्थात अणुओं की संख्या समान हो जाए। दूसरे में हमने देखा सुगम प्रकार का विसरण, समझा, सुगम प्रकार का विसरण। इसमें हमने बात की कि उच्च सांद्रता से ही निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का परिवहन होगा, परंतु किसी वाहक के द्वारा होगा। तो यहाँ पर हम वाहक देख रहे हैं, बिना किसी ऊर्जा के यह वाहक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का परिवहन करेगा। तो देखते हैं कैसे करेगा। ये एक वाहक प्रोटीन है, झिल्ली में उपस्थित है। ये ग्लूकोज के कोई अणु है या मान लीजिए जल के अणु है, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आना है। तो यह अणु यहाँ पर आकर फिट हो जाएगा और यह वाहक नीचे से खुल जाएगा। ऊपर से इसका मुंह खुला हुआ है, वहाँ पर आकर फिट होगा, एक बार और देख लें, फिर ये नीचे की ओर खुल जाएगा। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वाहक के द्वारा अणु जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। कब तक जाएगा, जब तक साम्यावस्था स्थापित ना हो जाए, अर्थात अणुओं की सांद्रता समान ना हो जाए। ले देखिए, दूसरी बार हमने देखा कि सक्रिय प्रकार का परिवहन। सक्रिय प्रकार के परिवहन में क्या था कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हाँ, सक्रिय प्रकार के परिवहन में क्या था, ऊर्जा की आवश्यकता होगी तथा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आप जो हरे रंग के देख रहे हैं, ये हरे रंग के अणु देख रहे हैं, ये उच्च सांद्रता कहाँ है इनकी, ऊपर की ओर नीचे की ओर, नीचे की ओर इनकी उच्च सांद्रता है, अर्थात अणु ज़्यादा है। इनको हम कह देते हैं पोटेशियम आयन, और जो लाल रंग के अणु है वो है सोडियम आयन, मान लीजिए। और इनकी सांद्रता कहाँ है, वो ज़्यादा ऊपर की ओर। तो लाल वाले अणुओं की उच्च सांद्रता ऊपर की ओर, हरे वाले अणुओं की उच्च सांद्रता नीचे की ओर। सक्रिय प्रकार के परिवहन में परिवहन कहाँ होगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, और लाल वाले अणुओं का नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि सांद्रता ऊपर की ओर ज़्यादा है। देखते हैं कैसे। ये जो वाहक है, यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे,
पंप या चैनल या छिद्र जो भी कह लें, ये जो पंप है यहाँ पर क्या हुआ, एटीपी आया, एटीपी आया, एटीपी की वजह से क्या हो गया, आवेशित हो गया, चार्ज हो गया, अर्थात इसे क्या हो गई, ऊर्जा प्राप्त हो गई। ऊर्जा प्राप्त होते ही अब यह अणुओं को ग्रहण करेगा। ये अणु आकर इसके खांच में फिट हो गए और अब यह ऊपर से खुल जाएगा, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर चला गया अणु। अब इसी के साथ ये क्या करेगा, दूसरे अणुओं को भी साथ में ले आएगा। एक बार ही खुलना पड़ा इसे, ये नीचे की ओर आ गया, फिर से इसको ले जाना होगा तो फिर से एटीपी आएगा। कैसे, फिर से एटीपी आया, पॉज, ये एटीपी अणु आया और इस एटीपी अणु ने इसको चार्ज कर दिया। जैसे बैटरी चार्ज होती है ऐसे ये वाहक चार्ज हो गया, अर्थात अब यह कार्य करने में सक्षम है। तो अब यह एटीपी अपना काम करके अपघटित होकर ऊर्जा देकर चला जाएगा, ले चला गया एटीपी के रूप में, फिर ऊर्जा प्राप्त हो गई, फिर अणु बाहर की ओर चले जाएंगे। देखिए ऐसा है, ये जो अणु है यहाँ पर हम जो उदाहरण ले रहे हैं यह सोडियम और पोटेशियम पंप का है। इसका है सोडियम और पोटेशियम पंप का। यहाँ पर जो है पोटेशियम के अणु बाहर जाएंगे और सोडियम के अणु अंदर जाएंगे। तो इसमें जो साम्यावस्था है किस प्रकार रहती है, 3 अणुओं का बाहर जाना और 2 अणुओं का अंदर आना। ठीक है, तो ये जो उदाहरण था सोडियम पोटेशियम आयन का था। हमें बात करनी थी सक्रिय परिवहन की। यहाँ पर चार्ज हुआ और वो अणु को परिवहन कर रहा है। ये बात समझ में आई? निष्क्रिय प्रकार का सक्रिय प्रकार का परिवहन समझ में आया? ठीक है, देखिए पादपों में जल अवशोषण के अंतर्गत हम लोग यह तो जान चुके हैं कि कोशिका झिल्ली में एक अणु अंदर से बाहर की ओर अथवा बाहर से अंदर की ओर किस प्रकार उसका परिवहन होगा, ये तो हम जान चुके। लेकिन अब ऐसे कौन कौन से दाब इसके लिए उत्तरदायी हैं जिससे कि जल जड़ से और पत्ती तक चला जाए। कहाँ से? जड़ से लेकर पत्ती तक चला जाए और जड़ भी मृदा से जल को अवशोषित कर ले। तो ऐसे कौन कौन से दाब हैं उनके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतः शोषण, फिर परासरण, उसके पश्चात स्फीति एवं भित्ति दाब। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतः शोषण की। देखिए कभी आपने देखा होगा कि घरों में हमने बीज जो है उसे हमने पानी की कटोरी में रख दिया, तो कुछ समय पश्चात वह फूल जाता है, कुछ समय पश्चात फूल जाता है। या फिर बीज को हमने भूमि में उसको बो दिया, बीज बो दिया भूमि में, तब भी जब वह अंकुरित होगा उससे पहले वह क्या करेगा, फूल जाएगा। किस वजह से? क्योंकि उसमें जल के अणु प्रवेशित कर जाते हैं। मान लीजिए ये कोई बीज है और इसमें जल के अणु प्रवेश कर जाएंगे तो यह फूल जाएगा। ठीक है, तो यह जो जल के अणुओं का अंदर की ओर आना यह कहलाता है अंतः शोषण। अंतः शोषण का मतलब अगर हम सामान्य भाषा में देखें तो इसका मतलब होगा कि अंदर की ओर अणुओं का शोषण कर लेना, उनको सोख लेना, अर्थात जल के अणुओं को जल को सोखना क्या कहलाएगा? अंतः शोषण। जैसे स्पंज क्या होगा, स्पंज में पानी डाल दो तो वो फूल जाएगा। ठीक है, अपने आकार से दुगना आकार ग्रहण कर लेगा और फिर उसमें से हम पानी निकाल दें, उसको निचोड़ दें तो फिर से वह सूख जाएगा। ठीक है, जो स्पंज क्या करेगा, पानी को अवशोषित कर लेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंतः शोषण। देखिए अंतः शोषण जो प्रक्रिया है यह भी घनत्व पर निर्भर करती है। इस
किस पर निर्भर करती है? घनत्व पर। स्पंज की संरचना कैसे होगी? कुछ इस प्रकार छिद्रित होगी। स्पंज की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि जल को रोके रखने में सक्षम होते हैं, वह जल को रोक लेते हैं। इन छिद्रों में जल आकर रुक जाता है। तो अंतः शोषण की प्रक्रिया स्पंज में आसानी से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए यही स्पंज इतने बड़े छिद्र वाला है, देख रहे हैं आप, इसके छिद्र छोटे हैं और इसके छिद्र बड़े हैं, तो सोखने की क्षमता किसमें ज्यादा होगी? बड़े वाले में, क्योंकि इसमें जल के अणुओं को, ज्यादा अणुओं को यह सोख सकता है, उसको रोके रख सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि कोई पदार्थ है उसमें अणुओं की मध्य दूरी ज्यादा है और एक पदार्थ ऐसा है जिसके अणुओं के मध्य दूरी कम है, तो जल अवशोषण या अंतः शोषण की प्रक्रिया इसमें ज़्यादा होगी जिसमें अणुओं के मध्य दूरी ज़्यादा है, क्योंकि जल के अणु यहाँ पर आकर रुक सकते हैं, उनमें होल्ड कर सकते हैं। क्या समझ में आई? देखिए कुछ पदार्थ होते हैं, एगार एगार नाम सुना होगा आपने, समुद्री शैवालों से यह प्राप्त किया जाता है और यह एक पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड अर्थात शर्करा के, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है और यह बहुत ही ज़्यादा सक्षम होता है पोषण प्रदान करने में। इसमें पोषक पदार्थ काफ़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं। अगार अगार के जो अणु होते हैं ये काफ़ी दूर दूर उपस्थित होते हैं, काफ़ी दूर दूर उपस्थित होते हैं। दूसरा पदार्थ हुआ पैक्टिन। पैक्टिन जो पदार्थ होता है इसके अणु तुलनात्मक रूप से पास पास स्थित होते हैं, तो इस वजह से अगार अगार में जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। किसकी तुलना में? पैक्टिन की तुलना में। तो अंतः शोषण किस पर निर्भर करेगा? घनत्व पर, पदार्थ के घनत्व पर। अंतः शोषण की जो प्रक्रिया है सामान्य रूप से हम बीजों को फूलने में देखते हैं। सबसे पहले जब बीज को बोया जाता है जमीन में, तो सबसे पहले वह वातावरण की नमी को अवशोषित करता है। वातावरण की नमी को अवशोषित करने से उसके अंदर जल आ जाता है। जल आने के फलस्वरूप उसके अंदर के जो जटिल अणु हैं वह सरल अणुओं में टूटने लगते हैं। सरल अणुओं में टूटने लगते हैं यानी कि क्या होता है? श्वसन होता है। श्वसन के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण वह अंकुरित होने लगता है और वह प्रांकुर और मूलांकुर में विभेदित होकर बड़ा पादप बना लेता है। तो यह जो संपूर्ण प्रक्रिया है किसके फलस्वरूप उत्पन्न हुई? जल के आंतरिक अवशोषण को, जिसको हम क्या कहते हैं? अंतः शोषण। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट चलें। देखिए जो किशमिश का उदाहरण है उसे हम परासरण में भी उपयोग करते हैं। किशमिश जो एक झिल्ली है उसके अंदर भी जल जाता है, तो वह झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। इसके बारे में हम अभी परासरण में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं परासरण की। विसरण पढ़ा हम लोगों ने। विसरण क्या है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल के अणुओं का या किसी भी पदार्थ के अणुओं का परिवहन। यह सीधे ही होता है या फिर वाहकों के द्वारा होता है, ठीक है। यदि यह विसरण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हो तो वह कहलाता है परासरण। अभी बात करते हैं। देखिए परासरण ऐसा विसरण अर्थात जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन यदि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है तो वह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। परासरण को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें
झिल्लियों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा कि आपने पूछा अभी। देखिए, झिल्ली पारगम्यता के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो हम पहले पारगम्यता देख लें। पारगम्यता 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अपारगम्यता, नंबर 2 अर्ध पारगम्यता और नंबर 3 विशिष्ट पारगम्यता। अर्थात झिल्लियां इन पारगम्यता के आधार पर 3 प्रकार की हो जाएंगी: अपारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली और विशिष्ट पारगम्य झिल्ली। सबसे पहले पारगम्यता क्या है? देखिए, पारगम्यता किसी भी झिल्ली की या फिर किसी भी पदार्थ की वह विशेषता है जिसके द्वारा अणु आर पार जा सके, जिसके द्वारा अणु आर पार जा सके। मान लीजिए किसी झिल्ली में से अणु आर पार जा रहे हैं और किसी दूसरी झिल्ली में से अणु आर पार नहीं जा पा रहे, अर्थात वह ऊपर ही रुक रहे हैं। तो यह झिल्ली जिसमें से अणु आर पार नहीं जा पा रहे वह अपारगम्य होगी, और वह झिल्ली जिसमें से अणु आर पार जा पा रहे हैं वह पारगम्य होगी। कैसी होगी? पारगम्य। ये बात समझ में आई? थोड़ा सा हम अलग हटके चलते हैं, हम विलयन की बात कर लें। पहले विलयन क्या होता है? विलेय तथा विलायक का मिश्रण विलयन कहलाता है। विलायक मुख्य रूप से क्या होता है? जल। और विलेय कोई भी पदार्थ जो जल में घुला हो वह क्या कहलाता है? विलेय। मान लीजिए ये बीकर है और इसमें जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। और इसमें मैं नमक डाल देता हूं नमक। मान लीजिए काले रंग के जो बिंदु हैं ये क्या है? नमक, जो कि सामान्य रूप से बीकर में घुले हुए। तो नमक जो है यह तो हो गया विलेय, और जल हो गया क्या? विलायक। ऐसा द्रव जिसमें विलेय घुला हुआ है विलायक कहलाएगा, और द्रव में जो पदार्थ घुला हुआ है वह विलेय कहलाएगा। तो विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। अब हम फिर से पारगम्यता की ओर आ जाएं। पारगम्यता, जैसे कि मैंने बात की, अपारगम्यता, अर्ध पारगम्यता और विशिष्ट पारगम्यता 3 प्रकार की होती है। ऐसी झिल्ली जिसमें से अणु आर पार जा सकते हैं वह पारगम्य कहलाएगी, और जिसमें से अणु आर पार नहीं जा सकते वह अपारगम्यता कहलाएगी। अब अर्ध पारगम्यता और विशिष्ट पारगम्यता क्या होती है इसके बारे में बात कर लें। देखिए, विलयन किससे बना है? विलेय और विलायक से। यदि किसी झिल्ली से विलायक के अणु, सिर्फ विलायक के अणु ही आर पार जा सके तथा विलेय के अणु आर पार नहीं जा सके, तो वैसी झिल्ली क्या कहलाती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्थात ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु तो जा सकते हैं परंतु विलेय के अणु नहीं जा सकते, ऐसी झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। और इस झिल्ली का यह गुण क्या कहलाता है? अर्ध पारगम्यता। ठीक है। अब बात करते हैं हम विशिष्ट पारगम्यता की। विशिष्ट पारगम्यता क्या है? ऐसी कोई झिल्ली है
जो कि विलायक तथा विलेय दोनों के अणुओं को आर पार करने में सक्षम है, अर्थात विलेय भी जा रहा है और विलायक भी जा रहा है, परंतु विशिष्ट प्रकार के विलेयों को ही आर पार जाने में वह आर पार करने में सक्षम होती है, वह कहलाती है विशिष्ट पारगम्यता। अब विशिष्ट प्रकार के विलेय कौन होंगे? मैंने आपको क्या बोला, विलायक के अणु तो जाएंगे ही विशिष्ट पारगम्यता में, विलायक के अणु तो जा ही रहे हैं, परंतु विलेय के भी अणु चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही विलेय के अणु जाते हैं जो कि विशिष्ट होते हैं। अब विशिष्ट अणु से हमारा क्या तात्पर्य है? झिल्ली कुछ ऐसे अणुओं को आर पार आर पार करने में सक्षम होती है जिनका की आकार छोटा होता है। मान लीजिए ये दूसरा विलेय का अणु है जिसका आकार बड़ा है और इसका आकार छोटा है, तो एक झिल्ली जो इस छोटे अणु को आर पार करने में सक्षम है परंतु बड़े अणु को आर पार करने में सक्षम नहीं है, वह झिल्ली क्या कहलाएगी? विशिष्ट पारगम्य झिल्ली। तो विशिष्ट विलेय के अणु किस पर निर्भर करता है? इन विलेय अणुओं के आकार पर, उनके साइज पर। यानी कि एक विशिष्ट आकार के जो विलेय अणु होंगे वो तो झिल्ली से आर पार चले जाएंगे और अधिक आकार वाले विलेय के अणु आर पार नहीं जाएंगे। तो ऐसी झिल्ली जो इस बात को, यानी कि विशिष्ट विलेय के अणुओं को विलायक के साथ साथ आर पार करने में सक्षम होती है, क्या कहलाती है? विशिष्ट पारगम्य झिल्ली। इतनी बात समझ आई? और मैंने परासरण के बारे में क्या बोला? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यदि अर्ध पारगम्य झिल्ली से अणुओं का परिवहन होता है तो वह क्या कहलाता है? परासरण। यहां पर आप देख रहे हैं इसी परासरण प्रक्रिया को, जो जल के अणु है वो क्या है? विलायक, और ये जो अणु है ये क्या है? विलेय अणु। विलेय अणु कहाँ ज्यादा है? इधर, और विलायक के अणु कहाँ ज्यादा है? इधर की ओर। तो यह विलयन जिसमें विलेय की निम्न सांद्रता है, जो भूरे रंग के अणु है वो क्या है? विलेय, इनकी सांद्रता यहाँ पर कम है, तथा जल के अणु जो विलायक हैं उनकी सांद्रता यहाँ पर ज्यादा है। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? तनु विलयन। क्या कहलाएगा? तनु विलयन, जिसमें विलायक या जल की सांद्रता ज्यादा हो तथा विलेय की सांद्रता कम हो, तो वह कहलाएगा तनु विलयन। इसके विपरीत यदि विलेय के अणुओं की सांद्रता अधिक है और विलायक जो कि जल के अणु हैं उनकी सांद्रता कम है, तो वह कहलाएगा सांद्र विलयन। ऐसा भी हो सकता है कि जल के अणुओं की सांद्रता समान हो परंतु विलेय के अणुओं की संख्या कम ज्यादा हो, तो जिसमें विलेय के अणु ज्यादा होंगे वो सांद्र विलयन होगा, जिसमें विलेय के अणु कम होंगे वो तनु विलयन होगा। ठीक है? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि तनु विलयन अर्थात विलेय की निम्न सांद्रता से विलेय की उच्च सांद्रता की ओर जल का परिवहन हो रहा है, परंतु यहां पर बात विलेय की सांद्रता से निर्भर नहीं कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है? जल के अणुओं की सांद्रता पर। जल के अणु कहाँ ज्यादा हैं? इस ओर, और इस ओर जल के अणु कम है, तो जल के अणु कहाँ जाएंगे? अपनी उच्च सांद्रता से अपनी निम्न सांद्रता की ओर। किससे पार हो रहे हैं ये? अर्ध पारगम्य झिल्ली से। यदि कोई अर्ध पारगम्य झिल्ली अर्थात विलायक के अणु को प्रवेश को सुगम बना रही है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परासरण प्रक्रिया। परासरण जो प्रक्रिया है ये परासरण जो प्रक्रिया है यह भी एक दाब पर निर्भर करती है। उस दाब को क्या बोलते हैं? परासरण दाब। अब परासरण दाब क्या है? जो स्लाइड में अभी आपने देखा कि मान लीजिए यह एक कोई कोशिका है और यह दूसरी कोशिका है। इस कोशिका का नाम हमने ए रख दिया, इस कोशिका का नाम बी रख दिया। तो यहां पर जल के अणु ज्यादा है, यहां पर जल के अणु कम है।
तो इस माध्यम में जल के अणु ए से बी की ओर जाएंगे। जल के अणु कहाँ जाएंगे? ए से बी की ओर। परंतु बी जो कोशिका है यह जल के अणुओं का अंदर आने का विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। आसानी से नहीं जा पाएंगे। विरोध कैसे होगा? क्योंकि इसके चारों ओर क्या है? कोशिका भित्ति, इसके फिर नीचे क्या है? कोशिका झिल्ली। तो इनके फलस्वरूप जो दाब उत्पन्न होता है, अर्थात परासरण के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है वह कहलाता है परासरण दाब। यानी कि यदि अणु, विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहे हैं और उनके विरुद्ध कोई दाब लगता है तो वह कहलाएगा परासरण दाब। भाई मान लीजिए कोशिका झिल्ली है ये, और ये एक सीधा जीव द्रव्य रखा हुआ है, इसमें से आसानी से चला जाएगा जल। और यहाँ पर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दो आवरण है, तो कठिनता से जाएगा। तो ये जो कठिनता है यह क्या कहलाएगी? परासरण दाब। अब समझ आया? ठीक है। देखिए परासरण दाब विलेय की सांद्रता पर निर्भर करता है। किसकी सांद्रता पर? विलेय की सांद्रता। जहां विलेय की सांद्रता उच्च होगी, विलेय की सांद्रता जहां पर उच्च होगी, जल के अणु उसी ओर जाएंगे। जल अणु किस ओर जाएंगे? जिस ओर विलेय की सांद्रता ज्यादा होगी। क्योंकि यहां पर विलयन कैसा होगा? सांद्र। कैसे? बात करते हैं। देखिए यहां पर ये एक बीकर है, बीकर है, और यहां पर कोई मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली रख दी। मान लीजिए आलू जो है, आलू में मैंने गुहा बना दी, उसको बीच में से उसको छील दिया और खोखला कर दिया और जो एक गुहा बना दी। उस गुहा में मैंने चीनी का घोल भर दिया। कौन सा घोल भर दिया? चीनी का। अब ये जो चीनी का घोल है इसको भर के और बीकर में रख दिया। बीकर में क्या है? जल है। यहाँ पर संपूर्ण जल है और यहाँ पर चीनी का घोल है, यानी कि चीनी और जल दोनों विद्यमान है। यहाँ पर किसकी सांद्रता ज्यादा? यहाँ पर चीनी क्या हो गई? विलेय हो गई। विलेय हो गई। मैंने क्या कहा था? जल के अणु कहाँ जाएंगे? जहां पर विलेय की सांद्रता उच्च होगी। क्या विलेय इस बीकर में है? नहीं। और विलेय कहाँ है? इस आलू के अंदर है। तो जल के अणु कहाँ जाएंगे? आलू के अंदर जाएंगे, ताकि जल के अणु यहां पर अपनी साम्यावस्था स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो जल के अणु यहां पर जाएंगे तो आलू के अंदर क्या होगा? जो तल है, विलयन का तल बढ़ जाएगा, क्योंकि जल अंदर आ गया। किसके द्वारा? जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से किस ओर गए? अपनी निम्न सांद्रता की ओर, जबकि विलेय की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। विपरीत हो गया। तो यह जो प्रक्रिया है किसके द्वारा हुई? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो यह अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जो प्रक्रिया हुई इसे हम क्या कहेंगे? परासरण। और ये जो जल के अणु, जिसकी इस आलू की भित्ति के कारण जो दाब लग रहा था, जिसकी वजह से जल के अणु अंदर नहीं जा पा रहे थे, वह क्या कहलाएगा? परासरण दाब। तो परासरण दाब किसका ज्यादा होगा? हमेशा जिसमें विलेय की सांद्रता उच्च होगी। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता उच्च हो उसमें परासरण दाब अधिक होता है।
हाँ, आलू की बाहर की जो छिलका होता है, छिलके को हटाने के बाद नहीं होगा, कुछ अणु जाएंगे, कुछ अणु जाएंगे विलाय के, जबकि कुछ मतलब परासरण जो होगा बहुत ही धीमी गति से होगा। अर्थात जिस समय पर यह तल ऊपर आ गया उस समय पर तल ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, उसमें बहुत ही धीमे तरह के तरीके से होगा, बहुत ही समय लगेगा उसमें। ठीक है, क्योंकि अणु कम जाएंगे उसमें, यहाँ पर अणु ज्यादा जा रहे हैं। तो परासरण दाब कहाँ होगा? जहां विलय ज्यादा होगा वहां परासरण दाब ज्यादा होगा, जहां विलय की मात्रा कम होगी वहां परासरण दाब भी कम होगा। तो मान लीजिए एक सवाल का आंसर दीजिए आप मुझे। ये कोशिका है, ये जल के अणु है, ये दूसरी कोशिका है, ये जल के अणु है, लेकिन इस कोशिका में शर्करा के अणु भी कुछ पाए जा रहे हैं। तो परासरण किस ओर होगा? ए कोशिका से बी कोशिका की ओर, अर्थात जिसमें शर्करा नहीं है उससे जिसमें शर्करा है, अथवा बी से ए की ओर। यहां पर हम देखते हैं कि चूंकि बी कोशिका में शर्करा के अणु उपस्थित है, अर्थात विलय उपस्थित है, तो यहां पर क्या होगा? परासरण की प्रक्रिया ए से बी की ओर होगी, बी से ए की ओर नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब जो बात आती है, हम एक उदाहरण लेते हैं। ये बीकर है, हाँ एग्जाम्पल, हाँ नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, विलय के अणु किस कोशिका में ज्यादा है, ए कोशिका में या बी कोशिका में? जो काले रंग के डॉट मैंने लगाए हैं ये विलय को निरूपित करते हैं, और नीले रंग के विलायक को। किसमें ज्यादा है? बी में। दोनों का आयतन समान है, मान लीजिए दोनों का आकार समान है, आयतन समान है, तो मान लीजिए 10 ml जल इसमें आ सकता है और 10 ml ही जल या विलयन इसमें आ सकता है। इसमें भी 10 ml आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। इसमें शर्करा के अणु 5 ही हैं, इसमें शर्करा के अणु 100 हैं। ठीक है, शर्करा के अणु कितने हुए? 100 हुए। और यहाँ पर जो जल के अणु हैं, यहाँ पर है 4 तो हो गए विलय के अणु, और जल के अणु हो गए यहाँ पर 200। तो टोटल कितना हुआ? 204 अणु मिलकर 10 ml बनाते हैं। कितना बनाते हैं? कोशिका की कैपेसिटी कितनी है? 10 ml की, 10 ml आएगा, अर्थात कितने अणु आएंगे टोटल? 204 अणु ही आएंगे। दोनों कोशिकाओं का आयतन समान है, दोनों में ही 10 ml आएगा, अर्थात दोनों में ही 204 अणु आएंगे। परंतु यहां पर हम क्या देखते हैं? 100 अणु विलय के उपस्थित हैं। किसके उपस्थित है? तो बाकी के कितने बचे? 104। 104 अणु किसके हैं इसमें? विलायक के, जल के। तो जल की सांद्रता कहां ज्यादा है? ए में जल के अणु 200 हैं और विलय के अणु कितने हैं? 4। तो जल की सांद्रता, और यहां पर कितने? 104 अणु। कहां पर सांद्रता ज्यादा है? ए की ओर। तो जल कहां जाएगा? ए से बी की ओर, बी की ओर ही जाएगा। पक्का ना? समझ आएगी बात? आया समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। ठीक है, अब परासरण दाब का पादपों में क्या महत्व है इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, सारे के सारे जो परासरण दाब के गुण हैं वो एक बात पर निर्भर करते हैं, कोशिका की स्फीत अवस्था।
कौन सी अवस्था? स्फीत अवस्था। स्फीत अवस्था के कारण ही जल कोशिका में प्रवेश करता है और स्फीत अवस्था के कारण ही पादप जो है अपनी सभी जैव रासायनिक क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न करता है। अब स्फीत अवस्था क्या है? ये किशमिश है, पानी में भिगो के रखी हुई है और ये पानी में भिगोने से पहले की अवस्था, पानी में भिगोने से पहले की अवस्था। तो यहां पर हम देखें, यहां तो पानी डाल देते हैं और ये बिना पानी के रखी हुई है। तो यह जो अवस्था है यह कहलाएगी सलथ अवस्था, और यह जो अवस्था है जो फूली हुई कोशिका है यह कहलाएगी स्फीत अवस्था। अर्थात स्फीत अवस्था में क्या होगा? जल के अणु ज्यादा होंगे और शलथ अवस्था में जल के अणु कम होंगे। जल अणु कम और यहां पर जल अणु अधिक। स्फीत कोशिका में जल के अणु अधिक होंगे तो कोशिका फूल जाएगी। फूलेगी कैसे? जल के अणु उसके अंदर आएंगे और कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर दाब डालेंगे, बाहर की ओर दाब डालेंगे। मान लीजिए कोई गुब्बारा है तो उसमें हमने फूंक से उसे फुला दिया, तो अब क्या होगा? जो उसमें हवा वायु गई है वो भित्ति पर अंदर की ओर से दाब डालेगी जिससे वो फूल जाएगा। और बाद में यदि हमने उसे खुला छोड़ दिया तो क्या होगा? हवा उसमें से निकल जाएगी। निकलने के बाद क्या होगा? जो दाब होगा वो कम हो जाएगा, तो वह बाद में कैसा हो जाएगा? शलथ। और अभी वो कैसा है? स्फीत। स्फीत क्यों है? क्योंकि भित्ति पर चारों ओर से समान रूप से दाब लगा हुआ है। इस दाब के कारण यह पूरी कोशिका अपने आकार में रहती है। जैसे ही दाब खत्म हुआ तो यह कैसी हो जाएगी? शलथ हो जाएगी। अब यह स्फीत अवस्था और जो शलथ अवस्था है यह विलयन के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर? विलयन के ऊपर। अब विलयन कितने प्रकार के होते हैं इस आधार पर? बेटा विलयन 3 प्रकार के होते हैं। ये जो 3 प्रकार के विलयन है, समपरासारी, अधोपरासारी और अतिपरासारी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट देखिए, विलयन हम जानते हैं विलय और किससे मिला होता है? मिलकर बना होता है विलायक से। विलायक जल होता है और विलय ऐसा कोई पदार्थ जो उस जल में घुला हुआ है। ये जो विलयन है यहां पर हम स्क्रीन पर देखते हैं, समपरासारी विलयन, अल्परासारी और अतिपरासारी। मान लीजिए यहां पर जो जल के ये जो अणु है ये कोशिका है और यह बाहर का माध्यम है। कोशिका है, कोशिका का एक भाग, और यह उसका बाहर का माध्यम है। यहां पर हम देख रहे हैं जो जल के अणु हैं वह दोनों तरफ समान है, अर्थात इन अणुओं की संख्या दोनों तरफ कोशिका के बाहर तथा कोशिका के अंदर समान है। तो इस प्रकार का विलयन कहलाएगा अल्पपरासारी, समपरासारी। क्या कहलाएगा? समपरासारी। दूसरा देखते हैं हम अल्पपरासारी या अधोपरासारी प्रकार का विलयन। बाहर के माध्यम में अणुओं की सांद्रता कम है और अंदर की ओर अणुओं की सांद्रता ज्यादा है। तो कोशिका जिस विलयन में रखी हुई है वह विलयन तुलनात्मक रूप से कैसा हो गया? अल्प सांद्रता युक्त, अर्थात अल्पपरासारी या अधोपरासारी।
यहाँ पर हम तीसरी जो स्लाइड देख रहे हैं अति परासारी विलयन, यहाँ पर हम देखेंगे कि कोशिका में जो अणु है उनकी संख्या कम है बाहर माध्यम की तुलना में। माध्यम में अणुओं की संख्या ज़्यादा है, अर्थात अणु बाहर की ओर सांद्र अवस्था में है और अंदर की ओर तनु अवस्था में है। अब ये बताइए जल के अणु कहाँ गमन करेंगे। यहाँ पर जो अति परासारी विलयन है, जल के अणु है, मान लीजिए ये सारे अणु किसके हैं, जल के, तो जल बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर की ओर। अल्प परासारी विलयन में अंदर से बाहर की ओर, और सम परासारी विलयन में यह साम्य अवस्था में उपस्थित है, अतः जल के अणुओं की गति आवश्यक नहीं है। तो हम यह जान गए कि अति परासारी विलयन में जो है उसमें जल के अणु बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, चूंकि जल के अणु अंदर की ओर कम है। जबकि अल्प परासारी विलयन में चूंकि कोशिका में जल के अणु अंदर अधिक है तो बाहर कम है, तो बाहर की ओर जाएंगे। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट स्लाइड, फर्स्ट प्रीवियस। ठीक है, ये देखिए स्फीत की जो हमने बात की, स्फीत दाब और शलत कोशिका की, स्फीत कोशिका और शलत कोशिका की, यहाँ स्लाइड पे हम देखेंगे ये कोई कोशिका है, इसमें बाहर से जल अंदर की ओर आ रहा है, तो इसके जो चारों कोने हैं वह फूल जाएंगे। एक तरीके से भित्ति जो है बड़ी हो जाएगी, कोशिका फूल जाएगी और भित्ति बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जल के अणु अंदर की ओर प्रवेश किया उन्होंने। तो यह स्थिति क्या कहलाती है, स्फीत कोशिका। यदि जल के अणु अंदर से बाहर की ओर चले जाएं, जल के अणु अंदर से बाहर की ओर चले जाएं, तो क्या होगा, यह शलत प्रकार की कोशिका बनेगी। कैसी बनेगी, शलत प्रकार की, क्योंकि कोशिका भित्ति पर दाब उपस्थित नहीं रहता है। यहाँ आप देख रहे हैं यह फूली हुई है, यहाँ पर ये फूली हुई नहीं है, तो इस वजह से इस कोशिका को हम क्या बोलेंगे, शलत कोशिका। यह कोशिका जो सामान्य रूप से पादपों में पाई जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो सीमा है बिल्कुल पूरी की पूरी फैली हुई है, और यहाँ पर जो इसके अंदर जो जीव द्रव्य है यह समान रूप से कोशिका के अंदर फैला हुआ है, जीव द्रव्य तथा हरित लवक। यह एक पादप कोशिका है, समान रूप से फैला हुआ है क्योंकि इसमें जल उपस्थित है। जब इसमें जल निकल जाता है, जैसा कि शलत कोशिका में होता है, तो यह कोशिका ऐसी हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भित्ति है यह फूली हुई नहीं रहती, तथा जो जीव द्रव्य है वह एक जगह आकर इकट्ठा हो जाता है। जीव द्रव्य तथा हरित लवक क्या आकर इकट्ठे हो गए बीच में, क्योंकि जल सारा निकल चुका। यहाँ पर जल उपस्थित था तो पूरी कोशिका में जल के साथ साथ जीव द्रव्य तथा पर्णहरित अणु आपस में फैले हुए थे। यह अवस्था क्या कहलाएगी, स्फीत कोशिका अवस्था, और यह अवस्था कहलाएगी शलत कोशिका अवस्था। यदि जल निरंतर बाहर निकलता रहे, यदि जल निरंतर बाहर निकलता रहे फिर से, तो जो जीव द्रव्य है वह बिल्कुल सिकुड़ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जीव द्रव्य तो पूरा का पूरा वैसा ही है, लेकिन भित्ति में फर्क आ गया, भित्ति के आमाप में फर्क आ गया। अब यहाँ पर क्या है, जीव द्रव्य जो है बिल्कुल बीच में इकट्ठा हो जाता है क्योंकि सारा जल निकल चुका। तो ऐसी कोशिका कहलाती है जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, अर्थात जीव द्रव्य का कुंचन हो गया है, जीव द्रव्य कुंचित होकर एक जगह बीच में आकर इकट्ठा हो गया है, तो ऐसी कोशिका कहलाएगी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। इतनी बात समझ में आई। अब ये ऐसा क्यों होता है, जल के प्रवेश तथा जल के निकास के फलस्वरूप कोशिका में जो आमाप है उसमें अंतर कैसे होता है, क्यों होता है, तथा जल का प्रवेश कब होगा और कब नहीं होगा, ये हम कल देखेंगे फिर। ठीक है।